हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। नासिक शहर में रहने वाली सौंदर्य अपने नाम की ही तरह खूबसूरत थी। उसे सजने संवरने का बड़ा शौक था। मेकअप करके तो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते थे। सौंदर्य को डिजाइनर कपड़े पहनने का भी बड़ा शौक था। अब उसकी उम्र शादी के लायक हो चुकी थी। वो शीशे के सामने खुद को तैयार होता देख खुद से बोलती है, हाय मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। देख लेना, आज जो लड़का मुझे देखने आएगा ना, वो देखते ही मेरा दीवाना हो जाएगा। आखिर मैं करूँ भी तो क्या, मैं हूं ही इतनी सुंदर। अरे बस भी कर और अब जल्दी से नीचे आ जा, लड़के वाले आते ही होंगे। कुछ देर बाद लड़के वाले सौंदर्य को देखने आते हैं और उसे पसंद कर लेते हैं। कुछ ही दिनों में उनकी शादी हो जाती है और सौंदर्य अपने ससुराल यानी कि ताड़ू मोहल्ले में नई बहू बनकर आ जाती है। तभी वहाँ पर पूरे मोहल्ले की सबसे बुजुर्ग काकी कमला आती है। सौंदर्य की सास उससे कहती है, बहू ये हमारे मोहल्ले की सबसे बुजुर्ग काकी कमला काकी है, इनके पांव छूकर आशीर्वाद लो। जी माँ जी। सौंदर्य कमला काकी के पांव छूकर आशीर्वाद लेती है। जीती रहो चड्डी की बहू, ताड़ू मोहल्ले में तुम्हारा स्वागत है। हैं चड्डी की बहू? ये आप क्या कह रही हैं काकी? अब मैं बच्चा नहीं रह गया, बड़ा हो गया हूँ। चुप कर तू कितना भी बड़ा हो जाए, हमारे लिए तो तू आज भी वही छोटा सा बच्चा है जो सारा दिन नाक में उंगली डाले और चड्डी पहने यहाँ से वहाँ घूमता रहता था। ये सुनकर सभी मोहल्ले वाले हंसने लगते हैं और सौंदर्य भी अपनी हंसी पर कंट्रोल नहीं कर पाती और जोर जोर से हंसने लगती है। ये देखकर वरुण को अपनी इंसल्ट फील होती है। चुप करो सबके सब, ही क्या लगा रखी है। और तू अनुज, तू क्या वहां खड़ा खड़ा हंस रहा है? तू अपना भूल गया क्या? कैसे स्कूल पैंट में ही सुसु करके आ जाता था और तेरी माँ आकर पैंट के साथ साथ तेरी भी थापी से धुलाई करती थी। अरे बस भी करो अब नई बहू के सामने आज ही सारी पोल पट्टी खोल दोगे क्या अपने मोहल्ले की? कुछ बात के लिए भी बचा कर रखो। आओ बहू, तुम ये कलश गिरा कर अंदर आओ। इन लोगों का तो सारा दिन ऐसे ही चलता रहता है। नई बहू की खूबसूरती देख मोहल्ले के सभी लोग हैरान थे और एक दूसरे से बातें बनाने लगते हैं। क्या किस्मत है इस वरुण की, खुद भले ही लंगूर हो लेकिन बीवी एकदम हूर की परी लेकर आए हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। सौंदर्य गृह प्रवेश कर अपने ससुराल आती है। शाम को उसकी मुंह दिखाई की रस्म होती है। अरे कमो, तू कितने का शगुन देगी गायत्री की बहू को? 101 दूंगी। इसने भी तो मेरी बहू की मुंह दिखाई पर 100 रुपए दिए थे। इसी तरह सभी मोहल्ले की औरतें मुंह दिखाई के शगुन में 50, 100 और 200 रुपए देकर जाती हैं। उनके जाने के बाद एक नंबर की लीचड़ है इस मोहल्ले की औरतें। बताओ भला कोई 50-100 रुपए देता है क्या मुंह दिखाई में? माँ भूलो मत, तुमने भी तो कमो आंटी की बहू को 100 रुपए दिए थे और उस विमला आंटी की बहू को तो सिर्फ 50। अरे तो उनकी बहुओं की तो शक्ल ही 100-50 वाली थी, इसलिए उनके उतने ही बनते थे। लेकिन मेरी बहू दिखने में इतनी सुंदर है, कम से कम 500 रुपए तो देती। खैर अब छोड़ो, पूरी दुनिया सुधर सकती है ये, लेकिन ये ताड़ू मोहल्ले की औरतें नहीं। जा बहू, अब तू कमरे में जाकर आराम कर ले, कल तेरी इस घर में पहली रसोई है। अब नई बहू अपने कमरे में चली जाती है। फिर अगली सुबह वो अपनी पहली रसोई में बेहद ही टेस्टी खाना बनाती है। वाह बहू, खाना तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है। ऐसा कर, थोड़ा पूरी, खीर और मटर पनीर एक टिफिन में बांध दे। अपनी पड़ोसन उर्मिला को देकर आती हूँ। देखना, एक बार उसके पेट में खाना गया तो शाम तक पूरे ताड़ू मोहल्ले को अपने आप ये बात पता चल जाएगी कि मेरी बहू ना सिर्फ रूपवंती है बल्कि खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। जी माँ जी, अभी लाई। सौंदर्य खाना पैक करके अपनी सास को दे देती है। गायत्री खाना देने पड़ोस में चली जाती है। वरुण सौंदर्य से, वैसे सच में तुम खाना बहुत ही अच्छा बनाती हो सौंदर्य। तुम तो मेरी अमेजिंग वाइफ होने के साथ साथ बेस्ट कुक भी हो। सच में अब तो तुम ही मेरी पूजा हो और अर्चना भी। थैंक यू पतिदेव, अब से तुम ही मेरे दीपक हो और रोशन भी। ये सब कौन है? जैसे तुमने पूजा अर्चना बोला वैसे मैंने दीपक रोशन भी बोला। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज सौंदर्य अपने गीले बाल सुखाने गैलरी में गई, जहां मोहल्ले के सामने वाले घर की बालकनी में बैठकर अखबार पढ़ रहे विनोद की नजर उस पर जाती है।
विनोद अखबार की खबर छोड़कर अब चुपके चुपके सौंदर्य को ताड़ने लगता है। हाय, ये अपने मोहल्ले के बंजर बगीचे में गुलाब कहाँ से खिल गया। कसम से क्या किस्मत पाई है इस वरुण ने भी। तभी विनोद की बीवी मीना वहां आती है। क्या हुआ जी, आज सारी अखबार की एक एक खबर चाट जाओगे क्या? चुप कर तू, और जा मेरे लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बना कर ले आ। सारा का सारा मूड ऑफ कर दिया। ऐसे कुछ समय बीतता है। एक रोज सौंदर्य की सास और ननद कुछ दिनों के लिए दिल्ली वाली मौसी के घर रहने गई हुई थी। वरुण के ऑफिस जाने के बाद अब सौंदर्य घर पर अकेली थी। ओहो, अरे फ्रिज में तो सारी सब्जी खत्म हो गई है। शाम को बनाने के लिए भी कुछ नहीं है। ऐसा करती हूँ, बाजार जाकर थोड़ी सब्जी ले आती हूँ। सौंदर्य नई मॉडर्न लुक की साड़ी पहनकर और मेकअप करके घर से बाहर चली गई। और इस बार ताड़ू मोहल्ले के दो आदमी आपस में, अरे वाह, कितनी सुंदर है ये गायत्री आंटी की नई बहू। नहीं, काश मेरी पत्नी भी इसकी तरह खूबसूरत होती। ऊपर वाले, क्या दुश्मनी थी तेरी मुझसे, जो तूने मुझे गुलाब का फूल देने की जगह गेंदे का फूल दे दिया। तभी वहाँ खड़ा विकास भी उनसे कहता है, बिल्कुल सच कहा भाई तूने। उस वरुण की किस्मत देखो और अपनी किस्मत देखो। लगता है जब भगवान हमारी जोड़ी बना रहा था उस वक्त उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। सौंदर्य को देख मोहल्ले की औरतें भी बातें बनाने लगती हैं। इस गायत्री की नई बहू को तो बिल्कुल भी लाज शर्म ना है। न सर पर कोई घूंघट, और कपड़े भी देखो तो कैसे डीप गले के पहने इसने। हमारी बहू को देखो, दो बच्चे हो गए लेकिन आज भी इतना लंबा घूंघट डालकर रखती है सर पर। बिल्कुल सही कहा बहन। अरे चुप करो तुम दोनों, जब देखो इसकी चुगली उसकी चुगली। अरे फैशन नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं? और तुम दोनों अपनी बेटियों को तो जो मर्जी कपड़े पहनने देती हो, लेकिन बहुओं को तुमने रखना है घूंघट में। ये कैसे विचार हैं? तुमसे कई साल उम्र में बड़ी हूं मैं, लेकिन आजकल के बच्चों का इतना फैशन तो मुझे भी समझ में आता है। कमला काकी उन दोनों का मुंह बंद करवा देती है। सौंदर्य सब्जी लेकर घर लौट आती है। उसकी खूबसूरती को तो ताड़ू मोहल्ले के सभी लड़के ताड़ते थे, लेकिन विकास और अर्जुन तो इस मामले में सबसे आगे थे। नई बहू की एक झलक पाने के लिए वो कई घंटों उसके घर की ओर ताड़ते रहते। ऐसे ही एक रोज, यार विकास, इस सौंदर्य भाभी पर ना मेरा दिल आ गया यार। ये तू क्या बात कर रहा रे? पहले मैं इस बात से दुखी होता था कि कौन से बेकार मोहल्ले में मैंने घर ले लिया, लेकिन जब से ये नई बहू इस मोहल्ले में आई है ना, मेरा तो ये मोहल्ला छोड़कर जाने का मन ही नहीं करता है रे। अब तो दिल करता है कि सारा दिन यहाँ बैठकर उनको ताड़ता रहूं। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ सौंदर्य आ जाती है और दोनों उसके पास जाते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं। भाभी जी, कहाँ जा रही हैं आप? जी, दुकान से दूध लेने। तो आप क्यों तकलीफ करती हैं? हम है ना, हम अभी जाकर ले आते हैं। आप घर पर जाकर आराम करिए। इसी तरह वो हर रोज सौंदर्य से बात करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते। सौंदर्य भी फ्रेंडली नेचर की थी, इसलिए जल्दी सबसे घुल मिल जाती थी। अब इस बात की खबर विकास और अर्जुन की पत्नियों को लगती है और वो उन सबका दोष अपने पतियों को ना देकर नई बहू को ही देती। और वो अब सौंदर्य को सबक सिखाने उसके घर जाती हैं और सारी बात वरुण को बताती हैं। मैं जानता हूं मेरी सौंदर्य बड़े ही साफ दिल की है, उसके मन में ऐसा वैसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन बस ये थोड़ा फ्रैंकली नेचर की है जिसका लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं। लेकिन आप सब तो इस मोहल्ले में कई साल से रह रही हैं, आपको तो पता होना चाहिए कि इस ताड़ू मोहल्ले के मर्द कैसे हैं। थैंक यू वरुण, मुझ पर भरोसा करने के लिए। और तुम दोनों अपने पतियों की गिरेबान में झांक कर देखो कि वो दोनों कैसे हैं। मैं तो उनसे मोहल्ले में रहने वाले एक पड़ोसी के नाते बात करती हूँ, नहीं तो प्यार तो बस मैं अपने पति से ही करती हूँ। नई बहू का जवाब सुनकर वो दोनों अपने घर जाती हैं और अपने पतियों की खूब पिटाई करती हैं। अब ये बात पूरे ताड़ू मोहल्ले में फैल जाती है और उस दिन के बाद ताड़ू मोहल्ले में कोई भी मर्द किसी औरत को नहीं ताड़ता। मधु बहुत ही घमंडी स्वभाव की बहू थी। वो एक बहुत अमीर खानदान से शादी होकर एक मध्यम वर्गीय परिवार में आई थी। ये शादी मधु की खुद की मर्जी से हुई थी, क्योंकि उसने अर्पित से लव मैरिज की थी। पर शादी के बाद जब मधु की वो ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई जो शादी से पहले हो जाती थी, जब जी चाहे जिस चीज का मन हो उसे पल भर में खरीद लिया, ये सब बंद हो गया। इस वजह से मधु बहुत गुस्से में रहती थी। गुस्से में आकर मधु ने अपनी पुरानी सहेलियों के साथ फिर से घूमना फिरना शुरू कर दिया।
और वो अक्सर ही अपने घर भी बुलाती। ये सब मधु की सास को ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मधु की सास शोभा को मधु की सहेलियां कहीं न कहीं बुरी आदतों वाली लगती थी। मिल गई कलेजे को ठंडक, भड़का दिया आते से अपने बेटे को। चाहती क्या हो? मेरा जीना क्यों हराम कर रही हो? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? मैं तो सच में तंग आ गई। इस घर में शादी करके अपनी किस्मत खुद ही खराब कर ली मैंने। मधु, ये क्या तरीका है माँ से बात करने का? अरे वो तुम्हारे भले के लिए सोचती है। तुम्हारी सहेलियां बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखा नहीं उनमें कितनी बुरी आदतें हैं। स्मोकिंग करती हैं, ड्रिंक करती हैं, क्लबों में जाकर रात रात भर जुआ खेलती हैं। क्या ये सब भले घर की औरतों को शोभा देता है? बस तुम तो मेरी सहेलियों को ही गलत बोलोगे। अरे तो क्या हो गया? पैसे वाले अमीर लोगों के ऐसे ही शौक होते हैं। जो मैंने तुमसे शादी के बाद ये सब छोड़ दिया। पहले मैं भी यही सब करती थी, और हो सकता है आगे आने वाले टाइम में मैं फिर से अपनी आदतों को अपना लूं। मुझे इसमें कोई खराबी नहीं लगती। और माँ जी, आप आज के बाद मेरी सहेलियों के लिए कुछ नहीं बोलेंगी। ये मेरी लाइफ है और मैं इसको अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। उस दिन के बाद मधु की सास ने उसे कुछ भी कहना छोड़ दिया। इस वजह से मधु को और भी ढील मिल गई। अब उसने अपनी सहेलियों के साथ ज्यादा से ज्यादा रहना शुरू कर दिया। उसकी दो खास सहेलियां शैली और ऋतु अक्सर घर में ही बैठी रहती थी। मधु, बहुत जोरों की भूख लगी है, बारिश भी बहुत अच्छी हो रही है, क्यों ना गरम गरम पकौड़े और चाय हो जाए। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। मेरे लिए पनीर और मिर्च के पकौड़े जरूर बनवाना। हाँ, पर बनाएगा कौन? तेरे घर में तो मुझे कहीं कोई खाना बनाने वाली नजर ही नहीं आ रही। अरे मेरे घर में सारा खाना मेरी सासू माई बनाती है। रुको, मैं अभी उन्हें बोल देती हूँ और तुम्हारे लिए गरम गरम पकौड़े, चाय, जो भी चाहिए वो सब कुछ बना देंगी। मतलब नौकरानी? धीरे बोल शैली। मधु की सास उन सब की बातें सुन चुकी थी, पर वो कुछ नहीं बोली। बहू, तुमने मुझे बुलाया? हाँ, वो मेरी सहेलियों को चाय नाश्ता करना था, तो आप जाकर नाश्ता रेडी कर दो। पकौड़े मिक्स बना लेना जिसमें मिर्च और पनीर के ज्यादा हो। ठीक है बहू, मैं बना देती हूँ। मधु की सास शोभा रसोई में पकौड़े और चाय बनाने लगती है। कुछ देर बाद जब वो नाश्ता लेकर मधु और उसकी सहेलियों के पास जाती है, तो उसकी सहेलियां शोभा का मजाक उड़ाने लगती हैं। वैसे एक बात कहूँ आंटी जी, आप इतना अच्छा खाना बनाते हो, आपको तो आराम से कहीं भी नौकरी मिल जाएगी। अगर आप चाहो तो आप मेरे घर पर खाना बनाने का काम कर सकती हो। मैं अच्छी तनख्वाह देती हूँ। हाँ, ये बात तो शैली ठीक कह रही है। आप मेरे घर पर भी खाना बनाने का काम कर सकती हो। आप हम दोनों के घर ही लग जाओ ना, हमें भी मधु की तरह बढ़िया बढ़िया खाना खाने को मिल जाएगा। नहीं बेटा, मैं नौकरी नहीं करती। मैं बस अपने परिवार के लिए ही खाना बनाती हूँ। तुम लोग खाओ, मैं और पकौड़े लाती हूँ। शोभा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मधु बराबर में बैठी हुई अपनी सहेलियों की बदतमीजी से भरी हुई बातें सुन रही थी। उसने अपनी दोनों सहेलियां शैली और ऋतु को कुछ भी नहीं कहा। वो तो बस अपनी सहेलियों के रंग में रंगी हुई थी। एक दिन अर्पित को किसी जरूरी काम से आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ा। मधु और उसकी सास घर पर अकेले थे। उस रात जब मधु सोने की तैयारी कर रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजती है। मधु थोड़ा परेशान हो जाती है कि इतनी रात में कौन होगा। मधु दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि उसकी दोनों सहेलियां शैली और ऋतु दरवाजे पर खड़ी हैं। तभी शोभा भी अपने कमरे से बाहर आ जाती है। मधु अपनी दोनों सहेलियों को इतनी रात में देखकर थोड़ा चौंक जाती है। शैली, ऋतु, तुम दोनों इतनी रात में? आओ, अंदर आओ, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। अरे हमें पता था कि अर्पित घर पर नहीं है, इसलिए हम दोनों ने सोचा कि क्यों ना आज रात हम तीनों सहेलियां मस्ती करें और पूरी रात बातें करें। कैसा लगा हमारा सरप्राइज? हमने रात को मजे करने का इंतजाम भी साथ में खरीद लिया है। ये रहे ड्रिंक्स और ये रहे स्नैक्स। तुम दोनों भी ना बिल्कुल पागल हो। वैसे सरप्राइज तुम दोनों ने अच्छा दिया है। चलो तुम दोनों मेरे कमरे में चलो। मधु की दोनों सहेलियां उसके साथ रात को खाती पीती हैं। मधु अपनी सहेलियों के साथ ड्रिंक कर रही थी। मधु को थोड़ा नशा होने लगा था, तभी उसकी सास कमरे में आती है। बहू, क्या ये सब अच्छी बात है? अर्पित घर पर नहीं है और तुम्हारी सहेलियां रात में आई हैं। वो बात सही है, पर ये सब पीना खाना क्या सही बात है? अच्छी बात नहीं है बहू, ये गलत चीज है। अबे यार मधु, ये अपनी बुढ़िया सास को बाहर धक्का दे। ये सारी पार्टी का मजा किरकिरा कर रही है। मेरा तो इस बुढ़िया की बातें सुनकर ही नशा उतर गया है। यार एक पैक बना बढ़िया सा। ए बुढ़िया, चल बाहर जा, जा बाहर। मधु और उसकी सहेलियां बहुत नशे में थी। मधु शोभा को कमरे से बाहर भेज देती है। शोभा जानती थी कि वो सब बहुत नशे में है, इस वजह से वो कुछ नहीं बोलती और बाहर आकर बैठ जाती है। अंदर से खूब हंसने की आवाज आ रही थी। सुबह मधु की सहेलियां वापस चली जाती हैं। मधु को कुछ भी होश नहीं था।
अर्पित जब दोपहर में घर आया तब शोभा ने उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया। अचानक घर में पुलिस आ जाती है। पुलिस के साथ शैली और ऋतु भी थी। इंस्पेक्टर साहब, यही है मधु, इसी ने मेरा सोने का हार चुराया है। अच्छा तो ठीक है, हम इन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मधु चोर नहीं हो सकती। ये क्या कह रही हो शैली? मैंने तुम्हारा सोने का हार कब चुराया? मेरे पास तुम्हारा कोई सोने का हार नहीं है। शैली, इस मधु को आसानी से मत छोड़ना, इसने तेरा इतना महंगा सोने का हार चुरा लिया। एक काम कर, इसके कमरे की तलाशी ले, हो सकता है इसकी अलमारी में रखा हो। तू ठीक कह रही है ऋतु। इंस्पेक्टर साहब, इसकी अलमारी चेक करो, मेरा सोने का हार उसी में होगा। अलमारी में से पुलिस को सोने का हार मिल जाता है। मधु रोने लगती है। शैली, ऋतु, तुम मेरी सहेलियां होकर मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैडम, हमें खबर मिली थी कि आपने अपनी इन दोनों सहेलियों को रात में अपने घर बुलाया था, क्योंकि आपके पति घर पर नहीं थे। फिर आपने इन्हें ज्यादा ड्रिंक पिला के इन मैडम का हार गायब कर दिया। आज सुबह ने जब अपना हार नहीं मिला तो इन्होंने रिपोर्ट लिखा दी। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। एक सेकंड इंस्पेक्टर साहब, ये दोनों झूठ बोल रही हैं। मेरी बहू बेकसूर है, मेरे पास सबूत है। ये देखिए, मेरे मोबाइल फोन में इन दोनों की वीडियो रिकॉर्ड है। इसमें ये दोनों एक दूसरे से बात कर रही हैं। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बहू मधु नशे में सो गई थी, तब ये दोनों बाहर आई। इन्हें नहीं पता था कि मैं सोफे पर सोई नहीं थी, जाग रही थी। इन दोनों ने जानबूझकर सोने का हार मेरी बहू के पास छोड़ा ताकि ये मेरी बहू को चोर साबित कर सके। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।